हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम संधि रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ी और आज की क्लास में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, हमने यहाँ संधि पढ़ी और संधि के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से: स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि पुनः 5 इसके भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि और गुण संधि हम पढ़ चुके हैं। एक बार क्विक रिवाइज के बाद हम इसको वृद्धि संधि यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए, हमने नोट में आपको बताया था कि आपकी संधि के कौन कौन से यहाँ पर भेद हैं और साथ में कुछ नियम भी आपको लिखाए थे। तो आइए यहाँ से हम इसको रिवाइज करते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को पुनः दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि में विभाजित किया गया है। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर धन अधीन में, और जब भी हम संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ा जाता है। इनको जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जो हम इन भेदों में पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि यहाँ पहला भेद आया। और दीर्घ संधि में क्या होता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए, अब ह्रस्व क्या है? स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ पर ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ए, ओ। दीर्घ है आ, ई और उ। ठीक है। तो इस दीर्घ संधि के 3 नियम यहाँ पर बेसिकली हैं कि ओ या आ के बाद यदि ओ या आ आए तो आ हो जाता है। इ या ई के बाद इ या ई आए तो ई हो जाता है। ओ या उ के बाद ओ या उ आए तो उ हो जाता है। जहाँ पर दीर्घ स्वर आता है वहीं आपका दीर्घ संधि होता है। तो यहाँ आपने सभी जो नियम हैं उनके एक एक उदाहरण आपको बताए हैं, जिसमें अ और अ मिलने से आ हुआ, अ और आ के मेल से भी आ हुआ। ठीक है। पुनः अ, आ और अ के मेल से भी आपका आ हुआ, आ और आ मिला तब भी आपका आ हुआ। तो ये दीर्घ स्वर के उदाहरण थे। और शब्द आप कैसे पहचानेंगे? आप बीच के जो शब्द के जो वर्ण हैं उनमें आप दीर्घ स्वर देखें। यदि बीच के जो वर्ण हैं उनमें दीर्घ स्वर आ रहे हैं तो वो आपका दीर्घ संधि होगा, पहचान लेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ इन सभी के नियम हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर हमने गुण संधि की बात की थी कि यदि अ या आ के बाद ए या ई, ओ या उ या री आ जाए तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अ धन इ करें तो ए, अ और ई ए, आ धन ई ए, आ धन ई, छोटा ई और बड़ा ई दोनों में हमेशा ही ई हो जाता है। और ओ या आ के बाद यदि ओ या उ आए तो वो ओ हो जाता है। और यहाँ हमने सभी नियमों को डिटेल में लिखा। फिर ओ या आ के बाद यदि री आए तो वो अर हो जाता है। जैसे गज धन इंद्र, यहाँ पर ओ के बाद इ आया है तो जो ए हो गया गजेंद्र। और देखो, शब्द को देखकर भी आप पहचान जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए, अर्थात जब भी आपको गुण संधि की पहचान करनी हो तो आप उस संधि के, उस शब्द के बीच वाले वर्ण में देखें, ए हो, ओ हो या अर का की ध्वनि आए तो आप उसे कहेंगे वो गुण संधि है। तो पहचान भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है।
इनसे आप जो है पहचान भी कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर हमने आपको अलग अलग लिखाए थे। सीमा, सोम, धन, ईस, सोमेश। तो इसमें देखिए बीच वाले वर्ण में क्या आया है, में। और हमने क्या कहा, गुण संधि में ए हो जाता है। क्या क्या होता है, ए होता है, ओ होता है और अर्ह। तो जहां किसी शब्द के बीच के वर्ण में ए की ध्वनि आए, ओ की ध्वनि आए या फिर अर की ध्वनि आए, वहां गुण संधि हो जाता है। ठीक है, वहां पर आपका गुण संधि हो जाता है। चलिए इसे नोट करेंगे आप। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, लंकेश, इसमें ए का स्वर, इसमें यथेष्ट, इसमें ए का स्वर आया, इसमें ए की ध्वनि आई, इसमें ओ की ध्वनि आई, इसमें ओ की ध्वनि आई, इसमें ओ की ध्वनि आई। ठीक है बच्चों, इसमें ओ की ध्वनि आई, इसमें गंगोर्मी, गंगोर्मी, इसमें ओ की ध्वनि आई। तो इन सब में ए और ओ की ध्वनि ही आ रही है, इसलिए इसमें आपकी गुण संधि है, इनमें आपकी गुण संधि है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, देवधन ऋषि, देवर्षि, तो यहाँ पर कैसी ध्वनि आ रही है, देवर, वर, इसमें अर का स्वर आ रहा है, अर। ठीक है, ऐसे महर्षि, महर, हर, तो इसमें अर की ध्वनि आ रही है, तो महर्षि। तो ये आपको कुछ गुण संधि की उदाहरण आपको बताए थे। चलिए मैं कुछ उदाहरण लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सी संधि है और क्यों है। ठीक है, जैसे यहाँ पर परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सी संधि है। ठीक है, परमेश्वर में कौन सी संधि है, योगीश्वर, योगीश्वर में कौन सी संधि है। ठीक है, रविंद्र में कौन सी संधि है, रविंद्र में कौन सी संधि है। परमेश्वर हो गया। महोदय में, महोदय में कौन सी संधि है। ठीक है, और राजश्री में, राजश्री, राजर्षि। ठीक है, इनमें कौन सी संधि है, चलिएगा आप पहचानेंगे। अब इनकी पहचान कैसे किया जाता है, हमने कहा था कि आप वर्णों को देखिए, बीच में जो स्वर आए, अब यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा लगी है, इसमें, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, इसमें बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, इसमें बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि, इसमें भी बड़ा ई की ध्वनि यहाँ पर आ रही है, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ओ, महो, हमें ओ की मात्रा, ओ का यहाँ पर, राजर्षि, जर, अर का अर, अर की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। अब हमें ये देखना है कि ए कहाँ आता है। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दो स्वर हमने पढ़े हैं, एक हमने दीर्घ संधि पढ़ी और दूसरा अभी तक हमने गुण संधि पढ़ी है। दीर्घ संधि और गुण संधि, दो संधि हम पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर रिवीजन हम करेंगे। दीर्घ संधि में क्या क्या आ जाता है, आ, ई और उ। यदि आपको किसी शब्द के बीच वाले वर्ण में, अब वो बीच आपका दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, ठीक है,
तीसरा हो सकता है, क्या आ जाए, आ का स्वर, ई का स्वर और ऊ का स्वर, तो वो दीर्घ संधि होगी। लेकिन यदि ए का स्वर आए या ध्वनि आए, ओ की ध्वनि आए या फिर अर का स्वर आए, तो वो आपका गुण संधि होगा। और अगर इतनी सी बात हमें पता है तो फिर हमें किसी संधि विच्छेद की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें नियम पता है तो फिर हमें किसी संधि विच्छेद की भी आवश्यकता नहीं है। हम पहचान जाएंगे, क्योंकि ए की ध्वनि आई है, ए का स्वर आया है और ए आपका गुण संधि में आता है, यानी देखते ही आप पहचान गए कि ये तो भाई आपका गुण संधि है, क्योंकि हमने नियम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फिर आपका गी, इसमें ई का स्वर आया है और ई का स्वर कहाँ आता है, ई का स्वर दीर्घ संधि में आता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, तो ये तो भाई आपका दीर्घ संधि है, ये आपका दीर्घ संधि है। पुनः ई आया है तो ये भी दीर्घ संधि होगी। फिर यहाँ में ओ की ध्वनि आई है, ओ की ध्वनि आपके गुण संधि में आती है, तो इसमें आपका क्या है, गुण संधि है। अर किस में आता है, अर आपका गुण संधि में आता है, अर्थात ये भी आपकी गुण संधि है। तो दो संधियां हम पढ़े हैं, हमने पढ़ा, नियम हमने पढ़े, और अब हम शब्दों को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है। ठीक है, तो अभी तक आपने बच्चों दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। जिसमें किस किस की ध्वनि आती है, आ की ध्वनि आती है, आ का स्वर आता है, ई आता है और ऊ आता है। ठीक है बच्चों, दीर्घ से। फिर हमने गुण संधि पढ़ी है। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि में ए, ओ और अर हो जाता है, अर हो जाता है। यहाँ आपने क्या पढ़ा, परमेश्वर, 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 परमेश्वर। आपने कहा इसमें ए आया है, तो बच्चों ये आपका गुण संधि है। ये तो सिर्फ उस प्रश्न के लिए है जब सिर्फ ये पूछा जाए कि परमेश्वर में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपने कहा भाई गुण संधि में तो ए आता है, इसलिए ये आपका गुण संधि है। लेकिन अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए फिर आप कैसे करेंगे? तो ए कब कब आता है, रिवर्स कर रहे हैं। हमने नियम पढ़ा ना, पहले आपने नियम क्या पढ़ा कि अगर ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद क्या आता है, इ या ई आता है, तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यही पढ़ा था आपने प्रीवियस लेक्चर में। आपने गुण संधि में क्या पढ़ा कि यदि अ या आ के बाद ए या ई आए तभी वो ई हो जाता, ए हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको परमेश्वर का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, हमें पता है देख करके तो आप सीधे कह देंगे गुण संधि है, लेकिन आपसे कहा जाए इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो हम क्या करते थे बच्चों, हम इसको देखेंगे, इसको तोड़ेंगे। ये ए में कैसे टूटा होगा, ये ए में कैसे टूटा होगा? अगर मैं इसे लिखूं, प, मो में एक ही मात्रा लगी होगी, मो में एक ही मात्रा जुड़ी होगी, तभी तो आया होगा में। ठीक है,
और ये म कैसे आया होगा, ये पहले म होगा, ठीक है। तो इसमें अ धन, ये ए कैसे आया होगा, देखिए ये इस तरह से आया होगा में, ठीक है। अब इस ए को कैसे आता है, ए कैसे आता है, ए आपका म धन अ धन ए या ई, कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। अब हमें यहाँ पर देखना है कि अब एक सार्थक शब्द कैसे बन रहा है। अब इसमें आप इसको जोड़ दें, जो प्रोसेस, जो क्रिया अभी हम कर रहे थे उल्टा, अब हमें उसी को उल्टा करना है। इसमें म जोड़ दिया, ठीक है, हमें रटना नहीं है, और इसमें ई हो गया, ठीक है, इसमें म जोड़ा और इसमें आपका ई हो गया। अब अभी मुझे नहीं पता ये कौन सा ई है, तो यानी कि ये परम धन ई, अब ई तो नहीं होगा, ईश्वर, परम धन ईश्वर, और यहाँ पर आपका ई, क्योंकि सब में ए आता है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि छोटा ई आएगा या बड़ा ई। इसके लिए बच्चों आपको सार्थक शब्द देखना है कि ईश्वर, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, स्वर, और यहाँ ई है, तो मुझे ईश्वर, ई जोड़ेंगे उसमें तो ईश्वर आएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको क्या करते थे, इसकी संधि करते थे, संधि आपने कैसे की होगी, पहले आपने म और ई को तोड़ा, फिर म को पुनः तोड़ा, इससे अ का स्वर निकाला, धन इसमें ई जोड़ा, ठीक है, इसमें ई जोड़ा, तो ये तो ए बन गया, धन ए। अब देखो जो चीज हमने यहाँ पर उल्टी की वो यहाँ से उल्टी, यानी अभी तक आप जब संधि कर रहे थे तो यहाँ से चल रहे थे, और ये बाद में जा करके क्या बना, में, म धन ए। अब हमें पता है ये म को हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, इसका इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ए की ध्वनि आ रही है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। में का वर्ण विच्छेद म धन ए हो जाएगा। और ए कैसे कैसे आता था, अभी नियम पढ़े थे आपने, ए आता है कि ओ या आ के बाद ए या ई आई। अब ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सार्थक शब्द कैसे बन रहा है, क्योंकि हम दो शब्दों में तोड़ेंगे इसे, ठीक है, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। तो जब आपने तोड़ा इसको देखो, तो इसमें जो है ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ठीक है, तो ये आ भी आ सकता है और अ भी आ सकता है, तो परमा तो नहीं होगा, परम धन ईश्वर होगा। तो इस तरह से जो है आप इसकी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, तीसरा भेद वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। दो चीजें आई अभी तक, अ या आ के बाद क्या क्या आया, ए या ई, ओ या उ या री आया था। लेकिन अब यहाँ कहा गया है कि यदि अ या, यदि अ ऑब्लिक कर देते हैं, अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद क्या आए, ए या आई आ जाए, ठीक है, या फिर ओ या औ आए, तो दोनों के मेल से, तो दोनों के
मेल से आए और क्रमशः लिखेंगे ना यहाँ पे, से क्रमशः, क्रम से। ये क्रमशः का मतलब ये है कि ओ या आ के बाद पहले ए या ए आए और उसके बाद ओ या औ आए, तो क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः आय और अव हो जाता है। चलिए, यदि ओ या आ के बाद ए या आए या फिर ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आय और अव हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ओ या आ के बाद ए या अय आए तो ये अय हो जाता है, और दूसरा ओ या आ के बाद क्या आए, ओ या अव आ जाए तो अव हो जाता है। तो वृद्धि हो जाती है, ओ आया और औ आ जाता है। पहला नियम यदि हम कहें तो पहला कहता है ओ या आ के बाद ए या आय आए, आय हो जाएगा। इसका मतलब ओ के बाद चाहे ए आए, ओ के बाद चाहे आय आए, या आ के बाद ए आए या आ के बाद आय आए, हमेशा ही ये आय देगा। जैसा कि आपने दीर्घ संधि में भी कुछ इसी तरह के नियम पढ़े थे, है ना, कुछ इसी तरह के, लेकिन वहां पर समान थे, ओ या आ था, यहाँ ओ या आ के बाद ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि संधि इसमें आया और अव है। अब उदाहरणों के साथ हम इसको समझेंगे। उदाहरण के लिए जैसे लोक धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा। तो बच्चों यहाँ पर संधि होगी इन दोनों के बीच में, लोक धन ऐषणा। क में अ का स्वर है और ए तो है ही, अ के बाद यदि ए आए तो ये आया हो जाता है, और ये कहाँ पर जुड़ेगा, क में, यानी कि क में आया की मात्रा आप लगाएंगे तो लो कै क्षणा, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, तथा, तथा धन एव, तथा धन एव। तो आप यहाँ पर तथा और ए को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आ का स्वर है और इसमें ए है। आ धन ए, ए भी आपका हो जाता है आया, और ये आया लगेगा थ में, तो त थ व। जब इस थ से हम स्वर निकाल देते हैं, फिर जो भी आता है उसकी मात्रा लग जाती है थ में, ध्यान देना है। और हम उदाहरण भी आपको बता चुके थे। ठीक है ना। तीसरा उदाहरण,
राजधन ऐश्वर्य, राजधन ऐश्वर्य। तो देखिए ज और आई यानी कि अ धन आय, ज धन आय, तो सॉरी अ धन आय, तो फिर से आपका आय ही होगा, ए आय, और ये लगेगा जौ पर, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, रा जय श्वर्य, राजैश्वर्य। और चौथा उदाहरण, माता धन ऐश्वर्य, पुनः इसमें आ का स्वर है, इसमें अय है, तो आ धन अय, फिर से अय, और ये लगेगी तौ में, तो क्या हो जाएगा, मा तय स्वर्य। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने अ और ए को जोड़ा, हमने आ और ए को जोड़ा, हमने अ और आई को जोड़ा, और आ और आई को जोड़ा। ठीक है, तो सब में आपका आई हो रहा है, और यहाँ हमने संधि करके भी आपको बताई है। चलिएगा इसे आप नोट कीजिए। साथ में आपको भी कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं दे रही हूँ जिनको आप करेंगे। हित धन, हित धन ऐसी, हित धन ऐसी, सदा धन एव, सदा धन एव, देव धन ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, और महाधन ऐश्वर्य। चलिए साथ में आप इनको भी कीजिएगा। चलिए, हित धन ऐसी, सदा धन एव, देव धन ऐश्वर्य, ठीक है, महाधन ऐश्वर्य। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमने आपको कुछ यहाँ काम दिया था, तो आपने इनकी संधि करनी है। तो देखिए हित में आपका अ का स्वर है, और इसमें आपका क्या है, ए है। अ धन ए आपका आई होता है, और इसको आप लगाएंगे त में, तो इसका संधि हो जाएगा हितई सी, सीधे। सदा में आ का और इसमें ए का स्वर है, आ धन ए आई होता है, और वो आप लगाएंगे किसमें, द में, सदैव। देव में अ का स्वर है, और यहाँ पर आई है, अ धन आई, फिर से आई, और वो आई की मात्रा लगेगी व में, तो ये हो जाएगा दैवैश्वर्य, दैवैश्वर्य। महा में आ का स्वर है, उसमें आई है, आ धन आई हो जाएगा, तो म है सूर्य। तो आई होप कि आपने ऐसा ही किया होगा, सदैव हितैषी। तो इन सब में आई की ध्वनि आ रही है, इन सभी में आई की ध्वनि आ रही है।
इसके बाद हमने दूसरा जो नियम था वो कहता है कि ओ या आ के बाद यदि ओ आए अथवा औ आए वो हमेशा ही औ हो जाता है। कोई भी आए हमेशा औ होगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं कि औ के बाद चाहे ओ आए या फिर औ के बाद चाहे औ आए या आ के बाद ओ आए या आ के बाद पुनः औ आए तो हमेशा ये औ की ही ध्वनि आपको देगा। औ ही हमेशा आएगा। औ और औ। चलिएगा लिखेंगे इसे। चलिए इसके उदाहरण भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका नियम है। तो पहला उदाहरण जैसे जल धन औघ औघ। ठीक है, जल धन औघ। तो ल और ओ, इसमें अ है और इसमें ओ है और इन दोनों के मेल से औ हो जाता है और ये औ आपका ल में लगेगा। तो ज लौ घ। दूसरा उदाहरण महाधन महाधन औषधि महाधन औषधि और इसमें आ का स्वर है और इसमें ओ है। आ और ओ मिलाकर के औ बनाते हैं और ये लग जाएगा हौ में। तो हो जाएगा म औषधि महौषधि। तीसरा वन धन औषध वन में अ और इसमें औ। देखिए इन दोनों के मेल से भी पुनः औ बनता है तो हो जाएगा वनौषध वनौषध। और अंतिम यहाँ पर राजा धन औदार्य औदार्य। तो देखिए जा में आ का स्वर है और इसमें पुनः औ है तो इन दोनों के मेल से भी औ बना और ये कहाँ लगेगा जौ में। रा जो दार्य। तो इस तरह से ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण, ठीक है, ये आपके
वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो आज के क्लास में आपने वृद्धि संधि पढ़ी कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई या ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आय और अव हो जाता है। और इससे संबंधित हमने उदाहरण भी किए हैं। उम्मीद करते हैं सभी समझ में आपको आया होगा। तो बच्चों, आज हमने वृद्धि संधि पढ़ी है और मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए